हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न जी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज का। तो ये हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज का पहला वीडियो है। इसके पहले हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को पूर्ण किया है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास भाग 1। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में आधुनिक भारत के इतिहास की गणना कहाँ से शुरू करते हैं। तो भारत में यूरोपियों का आगमन और यूरोपीय व्यापार की स्थापना के साथ आधुनिक भारत के इतिहास की स्थापना मानी जाती है। जो आधुनिक भारत की इतिहास का जो सृजन है वो भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ और भारत में जो यूरोपीय व्यापार की स्थापना हुई, तो उस समय से उस काल से भारत के इतिहास को आधुनिक भारतीय इतिहास का दर्जा प्राप्त है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत विदेशियों के साथ किस माध्यम से जुड़ा हुआ था। तो मध्यकाल में भारत पश्चिमी देशों के साथ दो मार्गों से, मुख्यतः दो समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ था। पहला फारस की खाड़ी और दूसरा लाल सागर का मार्ग। सबसे पहले बात करते हैं कि आवागमन का जो मुख्य मार्ग था वो फारस की खाड़ी था। हालांकि दूसरा लाल सागर का मार्ग भी था, लेकिन ये मार्ग मुख्यतः यूज नहीं किया जाता था, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। क्यों कम होता था? क्योंकि इस मार्ग की दो मुख्य विषमताएं थीं। सबसे पहला ये था कि मार्ग में चट्टानों की अधिकता, मार्ग में बहुत अधिक चट्टानें थीं, और दूसरा भयंकर कोहरा, मार्ग में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता था। तो इन दो कारणों की वजह से लाल सागर का मार्ग उपयुक्त नहीं था। अब बात करते हैं कि यूरोप में मसालों की मांग की वजह से एशिया यूरोपीय व्यापार काफ़ी लाभप्रद था। जैसा कि भारत में जो मसाले थे वो उत्तम क्वालिटी के थे, और इन्हीं मसालों की वजह से यूरोप और एशिया में भारत की जो है एक अलग दाग थी। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि भारत का जो वैभव था, भारत की जो धन संपत्ति थी, वो भी व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लुभाती थी। एशिया में एशिया से यूरोप जाने वाली वस्तुओं को अनेक राज्यों और अनेक मार्गों पर कर तथा चुंगी देनी पड़ती थी। जो एशिया से यूरोप लेके जाते थे वस्तुएं, मसाले, जड़ी बूटियाँ इत्यादि, तो उन पे अनेक राज्यों में कर और मार्गों पर बहुत सारी चुंगी देनी पड़ती थी। और साथ में जो समुद्री मार्ग में जो डाकू होते थे, समुद्री डाकू, बहुत सामान वो भी लूट लेते थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो एशिया से यूरोप का व्यापार था वो फिर भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद था। धीरे धीरे यूरोप के व्यापार पर इटली के व्यापारियों का आधिपत्य था, और इस समय जो है मध्यकाल के 16वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी के आसपास, माफ़ करिए, 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापार पर जो था इटली का आधिपत्य स्थापित हो गया था धीरे धीरे। लेकिन जो मसालों की मांग थी, इसके कारण स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारी जो थे वो भारत आने के लिए नए और सुगम मार्गों की खोज करने के लिए उत्सुक थे। वो मसालों में अत्यधिक लाभ होता था, मसालों के व्यापार में, और यह व्यापार भारत के साथ बहुत ज़्यादा लाभप्रद था। यही कारण था कि जो स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारी थे, हालांकि यूरोप के व्यापार पे इटली का आधिपत्य हो चुका था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने, स्पेन और यूरोप और पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, वो भारत आने के लिए नए और सुगम मार्ग की खोज में लग गए। और जैसा कि सभी जानते हैं कि व्यापारिक मार्गों की खोज में और भौगोलिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल सबसे आगे था। किसी भी व्यापारिक मार्ग या भौगोलिक मार्ग की खोज का सबसे पहले श्रेय अगर जाता है तो पुर्तगालियों को जाता है। तो पुर्तगाल व्यापारिक मार्गों की खोज में सबसे आगे था। और 15वीं शताब्दी के आसपास दिशा सूचक का आविष्कार भी हो चुका था, जो कि भौगोलिक मार्गों की खोज को और भी आसान बना रहा था। जब दिशा सूचक का आविष्कार हो चुका था, तो वो एक आविष्कार पुर्तगालियों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभान्वित साबित हुआ, जो कि उनको नए मार्गों की खोज के लिए और ज़्यादा आसानी प्रदान कर रहा था। इसी की नतीजन 1486 ईस्वी में बार्थ लोम्यूडेज नाम का एक जो पुर्तगाली था, बार्थ लोम्यूडेज, इसने अफ्रीका के उत्तर महाद्वीप, जिसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, उसकी खोज की। तो केप ऑफ गुड होप की जो खोज की वो बार्थ लोम्यूडेज ने 1486 ईस्वी में की। इसके बाद बात करते हैं 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस भारत की खोज के लिए अटलांटिक से शुरू करता है, और इसने अमेरिका की खोज की। वो कोलंबस जो निकला था वो भारत की खोज के लिए निकला था, भारत के सुगम मार्ग की खोज के लिए निकला था, और इसकी जो सहायता थी वो स्पेन के जो नाविक थे उन्होंने की थी। और लेकिन इसने जो है अंत में अमेरिका की खोज की।
और 22 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा नाम का जो पुर्तगाली था वह उत्तर मासा द्वीप, केप ऑफ गुड होप था, उसके रास्ते से होते हुए भारत पहुंचा और यह एक सीधा मार्ग था। तो वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 22 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत पहुंचा। और ये कहाँ से वह भारत को किस रास्ते से भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा उत्तर मासा द्वीप के रास्ते से भारत पहुंचा। वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ये सवाल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीनों सवाल अभी ये पहला 1492 ईस्वी का अमेरिका की खोज कब और किसने की, और दूसरा भारत में वास्को डिगामा कब आया या भारत की खोज वास्को डिगामा ने कब की और वो किस रास्ते से उसने खोज की, और तीसरा ये कि वास्को डिगामा भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा या सबसे पहले कहाँ आया, कोचीन में, कालीकट में, ऐसे कई सारे ऑप्शन देके कंफ्यूज करते हैं। तो वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट जो मालाबार तट है केरल का, वहाँ पर सबसे पहले वास्को डिगामा पहुंचा था। कालीकट का जो राजा था जमोरिन, उसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा। जमोरिन ने वास्को डिगामा को यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और यहाँ से उसको मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की। वास्को डिगामा ने भारत के आरंभिक व्यापार से बहुत अधिक लाभ अर्जित किया। जब वास्को डिगामा यहाँ से जड़ी बूटियां और मसाले लेके वापस गया तो इसने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। इस व्यापार में इसको लगभग 50 से 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। मतलब अगर ये 1 रुपए की चीज़ यहाँ से खरीद के लेके जाता था तो इसने 50 या 60 रुपए में उसको बेचा, तो इससे बहुत ज़्यादा इसको लाभ प्राप्त हुआ। इसी लाभ की वजह से वास्को डिगामा दूसरी बार 1500 ईस्वी को भारत आया 1500 ईस्वी को, और जब ये भारत आया तो इसका जो नेतृत्व करता था वो अल्वारेस केब्रल था। अल्वारेस केब्रल के नेतृत्व में वास्को डिगामा दूसरी बार 1500 ईस्वी को भारत आया और यहाँ से मसाले इत्यादि लेकर पुर्तगाल चला गया। दोबारा जब आया भारत तो ये अल्वारेस केब्रल के नेतृत्व में आया और यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियाँ लेकर वापस पुर्तगाल चला गया व्यापार के लिए। 1500 ईस्वी या 1502 ईस्वी में, ये यहाँ पर इतिहासकारों में थोड़ा सा मत है। कोई इतिहासकार मानते हैं कि जो कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने स्थापित की थी वो 1500 ईस्वी में की थी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1502 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। लेकिन जो बहुधा माना जाता है वो 1500 ईस्वी को ही माना जाता है। तो अगर एग्जाम्स में दो ऑप्शन में 1500 और 1502 दोनों आता है तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता 1500 को ही प्रदान करेंगे। अगर 1502 नहीं आता है तो 1500 तो वैसे ही बना रहेगा, और इन दोनों में अगर कोई एक आता है तो वही उसका सही उत्तर होगा। तो 1500 ईस्वी या 1502 ईस्वी में, यहाँ 1500 ईस्वी को ही ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। 1500 ईस्वी को पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की और भारत में पुर्तगाली बस्ती स्थापित हुई। तो पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। इसने अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा के इंतजाम राजा जमोरिन से करवाए। इसको डर था, जो पुर्तगाली थे उनको डर था कि अरब के व्यापारी उस पर हमला कर सकते हैं, तो इस कारण इसने अपनी जो फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की उसकी सुरक्षा की जो इंतजाम थे वो भी राजा जमोरिन उनसे करवाया। 1505 ईस्वी को पुर्तगाल सरकार ने भारत में अपने गवर्नर नियुक्त करने आरंभ कर दिए। जब ये यहाँ पर अपनी इसने फैक्ट्री स्थापित कर दी तो 1505 ईस्वी से जो पुर्तगाल की सरकार थी उसने भारत में अपने गवर्नर की नियुक्ति आरंभ की। तो आइए जानते हैं पुर्तगालियों के प्रमुख गवर्नरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहा। यह पुर्तगालियों का पहला भारत में गवर्नर था। ये जो है तो पुर्तगालियों का पहला भारत में पहला गवर्नर था। इसने केन्नानोर जो कर्नाटक में है उसमें इसने केन्नानोर में पुर्तगालियों की एक अन्य बस्ती जो दूसरी बस्ती थी, पहले कोचीन में थी, और इसने केन्नानोर में दूसरी बस्ती स्थापित की। इसने कोचीन का दुर्गीकरण करवाया। इसने एक अन्य कार्य जो किया वो ये किया कि इसने कोचीन का दुर्गीकरण करवाया। अल्मीडा ने 1508 ईस्वी से 1509 ईस्वी में भारत में गुजरात के द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसने जो एक अन्य कार्य किया अपने गवर्नर पद पर रहते हुए, उसने ये किया कि 1508 ईस्वी 1509 ईस्वी के बीच में भारत में गुजरात के द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया और
भारत का जो गुजरात द्वीप था वो पुर्तगालियों के अधीन हो गया। इसके साथ ही अल्मीडा ने मिस्र और तुर्की की जो संयुक्त जल बेड़े थे उनको भी जीत लिया। इसके बाद जो नाम आता है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क का आता है। यह 1509 से 1515 तक रहा। यह जो था भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1509 से 1515 तक अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय रहा। जमोरियन को पुर्तगालियों का राज्य पर जो शासन था वो नापसंद था। जैसा कि ये धीरे धीरे अपनी शासन सत्ता बढ़ा रहे थे, व्यापार ना करके ये अपनी एक स्थायी सत्ता बनाने के प्रयास में थे, तो ये जो राजा जमोरिन था उसको पसंद नहीं आया। परिणाम स्वरूप राजा जमोरिन ने विद्रोह किया और 1510 ईस्वी को जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था उसने जमोरिन के महल पर हमला किया और बहुत ज़्यादा लूटपाट की, उसकी काफ़ी धन संपत्ति को भी लूटा। 1510 ईस्वी को अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से, जो शासक थे बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को जीत लिया। तो गोवा कब पुर्तगालियों ने जीता? 1510 ईस्वी को। इसके बाद बात करते हैं वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा जो गवर्नर रहा वो 1524 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक भारत में गवर्नर रहा और इसकी मृत्यु 1529 ईस्वी में गोवा में हो गई और इसकी जो कब्र है वो गोवा में ही है। वास्को डी गामा की कब्र गोवा में है। तो वास्को डी गामा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें ये तीनों सवाल भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि भारत में वास्को डी गामा कब से कब तक गवर्नर रहा भारत में, उसके गवर्नर के स्टार्टिंग वर्ष के, आरंभिक वर्ष के और अंतिम वर्ष के बारे में पूछ लेता है। शुरुआत कब हुई? 1524 में। और वो कब तक गवर्नर रहा? 1529 ईस्वी तक। और 1529 ईस्वी में इसकी मृत्यु कहाँ हुई? गोवा में हुई। और वास्को डी गामा की जो कब्र है वो कहाँ पर है? वो वास्को डी गामा की कब्र गोवा में ही है। इसके बाद जो एक अन्य नाम आता है वो नुनो दा कुन्हा का आता है और नुनो दा कुन्हा जो 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक रहा। 1530 ईस्वी में नुनो ने गोवा को अपनी राजधानी बनाई। जैसा कि 1510 में गोवा पुर्तगालियों ने विजिट किया था, तो 1530 ईस्वी में उन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। इसने अपना व्यापार भारत में पूरब की तरफ भी, मतलब पूर्वी भारत की तरफ भी इसने अपना व्यापार विकसित किया, आगे बढ़ाया व्यापार को। इसने बंगाल तथा मद्रास में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। जैसा कि इसने पूरब की तरफ अपना व्यापार स्थापित किया, विकसित किया, आगे बढ़ाया, तो उसमें इसने एक अन्य कार्य किया कि इसने बंगाल और मद्रास में भी पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। 1595 ईस्वी में डच सुमात्रा जो इंडोनेशिया का द्वीप है वहाँ पहुँचे और जो एक पुर्तगालियों का व्यापार पे एकाधिकार था उसका समापन हो गया। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने भी, और अंग्रेजों में जो कैप्टन मिडेल्टन था उसके नेतृत्व में पुर्तगालियों पर हमला हुआ और पुर्तगालियों के जल बेड़े को अंग्रेजों ने जीत लिया 1611 ईस्वी को। इसके बाद बात करते हैं पुर्तगालियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं 1580 ईस्वी में मुगल शासक अकबर के दरबार में, 1580 में जब मुगल शासक में अकबर का शासनकाल था, उस समय पुर्तगालियों ने पहला ईसाई दल भेजा। तो ईसाई दल पहला किसके शासनकाल में भेजा गया? अकबर के शासनकाल में 1580 ईस्वी में। भारत में प्रेस कारखाने की स्थापना जो है वो पुर्तगालियों की देन है। भारत में जो प्रेस कारखाना है वो किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू की। तो भारत में जो तंबाकू की खेती की शुरुआत की वो पुर्तगालियों ने की। इसके अलावा अन्य कुछ फलों और सब्जियों की बात करते हैं, जो जिसमें पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती भी पुर्तगालियों की देन है। ये जो फल और सब्जियों में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम है, इनकी खेती भी पुर्तगालियों की ही देन है। तो इसके बाद 1662 ईस्वी तक पुर्तगालियों का शासन बना ही रहा, अल्प रूप से ही सही, लेकिन भारत में इनका शासन बना रहा। 1962 ईस्वी में सैनिक कार्यवाही के बाद भारत पुर्तगालियों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया और पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार के लिए डच आए। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बात करेंगे डच तथा उसके आगे की। So thanks for watching this video and don't forget to like this video and subscribe for regular updates. Thank you.